आपकी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में पोस्टिंग हो जाती है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं। आपकी पोस्टिंग हो गई मधुबनी में या सहरसा में के आसपास जहाँ बाढ़ बहुत है, ठीक है। तो क्या करेंगे? आपको पता है कि बाढ़ आना है जून जुलाई में। फाइनलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इस पर एक विचार करने की आवश्यकता है। एक डाउट जो है वो क्रिएट हो गया है कि कौन सा डिसीजन जो है फाइनल होगा। सर हाँ जी, कुछ स्कीम के बारे में, एक दो स्कीम के बारे में बता दीजिए स्टेट के जो बहुत आपको प्रिय लगते हो। सर एक तो जीविका स्कीम है सर, जो हाँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट के लिए बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सही। और सर दूसरा मैं पॉजिटिवली देख रहा हूँ सर, बिहार गवर्नमेंट ने महिला रोजगार योजना जो है जिसके तहत 10,000 रुपये दिया हुआ है सर, उसका एक बेनिफिट ये तो है वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा। सेकेंडली सर मैं ये देख रहा हूँ उसका पॉजिटिव कि सेविंग जो है एज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमी वो भी ग्रो करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कंजम्पशन बढ़ेगा। करेक्ट। तो सर उससे डिमांड साइकिल जनरेट होगी जो बिहार की इकोनॉमी को भी बूस्ट देने के लिए सर सिग्निफिकेंट है। माइग्रेशन की समस्या है आमतौर पर इस स्टेट में, कई स्टेट में भी है, यूपी में भी है। तो इस यहाँ का जो माइग्रेशन की समस्या है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? सर मुझे लगता है सर माइग्रेशन जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है सर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, क्योंकि सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर हम जो हमारे यहाँ पे जो लॉन्ग इंडस्ट्रीज है, जो बड़े इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्रीज है, उनको डेवलप करने की पॉसिबिलिटीज वी हैव टू एक्सेप्ट कि वो लिमिटेड है। तो हमें सर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग बिजनेसेस हैं, उन पे सर थोड़ा काम करना पड़ेगा। और सेकेंडली जो टर्शरी सेक्टर है सर, वहां पे हम अपने एक्सपर्टाइज को लिवाई कर सकते हैं, जैसे टूरिज्म हो गया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि लेस कैपिटल इंटेंसिव हैं और साथ साथ लैंड रिसोर्स की रिक्वायरमेंट भी उसमें कम है। तो हम इन सारे सेक्टर्स को सर डेवलप करवा के और हम जो अपने वर्कफोर्स है हमारा उनको स्किल एजुकेशन देके हम माइग्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं सर। प्लस कुछ चीज़ों में जो प्रोडक्शन बिहार में बहुत अच्छा है, और अब जैसे पूरे संसार में 80% मखाना का यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको फसल को दूसरी जगह लोग स्टेट में जाकर के उसको प्रोसेस करके सेल कर रहे हैं। तो वो चीज़ यदि यहाँ किया जाए, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने अपनी प्लानिंग की है, तो वो भी एक बहुत बड़ा है। प्लस हमारे यहाँ लीची, शाही लीची प्रोसेसिंग का, मैंगो, तो ये सब जो पोटेंशियल है उसको कैसे हम इंडस्ट्रीज में बदल सकें या लघु उद्योग में बदल सकें, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके अधिक, इसकी भी संभावनाएं हैं। हाँ सर जी। अच्छा केशव जी, ये बताइए कि अभी बिहार सरकार कुछ डिपार्टमेंट्स नए क्रिएट किए हैं, यस सर। पता है कौन कौन सा? हाँ सर मेरे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 3 डिपार्टमेंट सर क्रिएट किए गए हैं। एक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, एक डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, और तीसरा सर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन को क्रिएट किया गया दिसंबर। क्यों अलग करने की क्यों जरूरत पड़ गई? सर एक तो सर हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे बिहार गवर्नमेंट का फोकस सिग्निफिकेंट रहा है। हायर एजुकेशन में सर हम क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट हमारे जो हमारा 7 निश्चय 3 है उसमें हमारा एक टारगेट भी है और गवर्नमेंट का विजन भी है कि नेक्स्ट 5 ईयर में हम 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। सर मुझे लगता है इन चीज़ों को लेके एक नीड पड़ी कि हम इन डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किया जाए ताकि इन पे फोकस बढ़े। चलिए अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, आपकी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में पोस्टिंग हो जाती है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपकी पोस्टिंग हो गई मधुबनी में या सहरसा में के आसपास जहाँ बाढ़ बहुत है, ठीक है। यस सर। तो क्या करेंगे? आपको पता है कि बाढ़ आना है जून जुलाई में, क्या करेंगे? आपकी पोस्टिंग मार्च में हो गई या जनवरी में हो गई, इसके लिए आप क्या करेंगे? सर जो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो एनडीएमए के गाइडलाइंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग में होगा। फर्स्ट सर डिजास्टर हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डिजास्टर इज अ रियलिटी इन दीज एरियाज। तो सर हमारा इवैक्यूएशन प्लान जो है वो रेडी होना चाहिए, और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए सर हमें एडेप्टेशन मेजर्स को और स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे वहां पे। जैसे कि सर हमें क्या करेंगे आप?
शेल्टर होम्स वगैरह सर हमें प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पहले से ही जैसे फ्लड्स आएंगे तो हम किस तरह से फ्लड्स को पहुंचने जो हमारा रिस्पांस टाइम होगा उसको कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं वो कर सकते हैं सर। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको रोबस्ट बनाया जा सकता है। तो सर इन सब मेजर्स पे काम रहेगा सर, एडेप्टेशनल मेजर्स पे। और सर जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं सर उनकी तरफ भी काम किया क्या जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स? जैसे सर एफोरेस्टेशन वगैरह का हुआ, रिपेयरमेंट ऑफ डैम्स हुए या एम्बैंकमेंट्स हुए, उनको रिपेयर करने का काम जो है, तो इन सब दोनों फ्रंट पे सर काम होगा, एक प्रिवेंटिव और एक सर जहां पे कि हम रिहेबिलिटेटिव अप्रोच बोल सकते हैं, दोनों फ्रंट पे सर। अच्छा, बाढ़ के पीरियड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होता है? सर मुझे लग रहा है जो वल्नरेबल कम्युनिटी है सोसाइटी के, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पुअर्स हैं, वुमेन भी ज्यादा जानवरों को होता है सर। उनके फॉडर की व्यवस्था नहीं करेंगे, पहले से अरेंज नहीं करेंगे, या पब्लिक जिनको आप शेल्टर करेंगे तो उनके लिए भोजन या मेडिसिन या इस सब चीज की facilities असेसमेंट नहीं करेंगे। यस सर, यस सर। तो मेन तो ये सब बताने की तो मैं इवैक्यूएशन प्लान में सर इनको कंसिडर कर रहा था। इसमें आ जाना चाहिए, बताना चाहिए ना कि ये सब। डेफिनेटली सर। तो उसके बाद क्या करेंगे? मान लीजिए बाढ़ आ गई, सर बाढ़ आ गई तो उसका सबसे मेरा पहले एफर्ट होगा कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, मोस्ट वल्नरेबल है, उनको सबसे पहले सेफली इवैक्यूएट किया जाए। सीनियर सिटीजन्स हो गए, वुमेन हो गई, एनिमल्स हो गए, तो इनको सबसे पहले हम इवैक्यूएट करें। सेकेंडली उनको हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह जो हैं वो इमीडिएटली प्रोवाइड की जाए। फिर सर हमारा काम होगा कि दैट वी नीड टू कनेक्ट विद द लोकल पीपल, उनकी हेल्प के थ्रू हम जो है नेक्स्ट स्टेज बताइए। नेक्स्ट स्टेज सर डिजास्टर का सर हमें पहले ये देखना पड़ेगा किस स्टेज में डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सर प्लानिंग करके फिर इवैक्यूएशन प्लान वगैरह डिजाइन किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग सर हम फिर से रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। टेम्परेरी तो उनको कैंप में रखना होगा ना, शेल्टर होम सर, शेल्टर होम में, शेल्टर होम्स और डिजाइन। उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसको अरेंज करना होगा। जैसे बाढ़ चली गई तो आप मेडिसिन वगैरह या ब्लीचिंग पाउडर इस सब की व्यवस्था नहीं करेंगे तो रोग की संख्या बढ़ जाएगी ना। यस सर। तो ये तो थर्ड स्टेज में, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का ये तीसरा स्टेज है। यस सर। प्रायर बाढ़ आने के पहले, बाढ़ आने के समय और बाढ़ आने के जाने के बाद, तो तीनों स्टेज आप एक्सप्लेन करेंगे ना? पोस्ट डिजास्टर प्रिपेयर्ड, पोस्ट डिजास्टर तो वो करेंगे ना? ठीक, तो उसको डिटेल से बताने की जरूरत है। चलिए, अच्छी बात। अच्छा, ये बता दीजिए आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबीज है रीडिंग अबाउट, मेकिंग माई सेल्फ अवेयर अबाउट लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डेवलपमेंट, जो सर कंट्रीज में लीगल लेवल पे जो सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह की जजमेंट। क्या अभी लीगल क्या डेवलपमेंट्स हुआ है सर? अभी सर एक जो जजमेंट मैंने फॉलो किया है रिसेंटली, वो यूएपीए का जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद को जो है वो बेल डिनाई की गई थी। तो उस यूएपीए का सर मैं सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंटली सर मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड हैं सर उस जजमेंट के रिगार्डिंग। तो सर उन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ा डिटेल में। अच्छा, और सर दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट का अरावली जो केस था उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था अभी रिसेंट टाइम, वो लैंडमार्क जजमेंट है सर। रिजर्वेशन पर भी कुछ आया क्या रिसेंटली? रिजर्वेशन पे सर मैं याद नहीं। अच्छा, चलिए जाने दे। अच्छा, ये अभी जस्ट आज कुछ हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, हियरिंग है आज, कौन से बिंदु पर? सर आज बहुत का इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, 2-3 दिन से चल रहा है ये न्यूज पूरे हायर इक्विटी यूजीसी का। हाँ सर, पर आज ही सुनवाई है। हाँ। अभी आप अरावली के बारे में बात कर रहे हैं, क्या डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी पहले गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, उसमें जो अरावली का डेफिनेशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि जो 100 मीटर से अबव की हिल्स हैं उनको हम अरावली का पार्ट मानेंगे, और लेस देन 100 मीटर्स वाले जो हिल्स हैं उनको अरावली का पार्ट नहीं माना जाएगा। एग्जैक्टली पहले डेफिनेशन था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंस चेंज किया और थ्रू सुओ मोटो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को वापस ले लिया था, स्टे कर दिया। इससे आपको नहीं लगता है कि जो फाइनलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इस पर एक विचार करने की आवश्यकता है? एक डाउट जो है वो क्रिएट हो गया है कि कौन सा डिसीजन जो है फाइनल होगा। सर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में रिव्यू जुरिस्डिक्शन है और वो अपने जजमेंट को रिव्यू करती हैं। तो सर जैसे सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट रहा है, जितने जज बेंच जो हैं, अगर मान लो एक जज की बेंच ने अगर सिंगल जज बेंच ने अगर जजमेंट दिया तो फिर उस जजमेंट को सर बार बार हमने देखा है, पहले भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि 3 जज बेंच ने उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया है।
तो सर ये सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू जुरिस्डिक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको मिला हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन सर वो इस जजमेंट को रिवर्स। लेकिन बार बार चेंज करना भी तो उसके फाइनलिटी को लेकर के एक डाउट तो क्रिएट करता ही है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर न्यू फैक्ट्स और एविडेंसेस आते हैं तो बेस्ड अपॉन दैट सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रीइंटरप्रेट करती है। ठीक है, अभी आप बात कर रहे थे यूएपीए, ये कौन से आर्टिकल से ये कानून जो है एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से? सर यूएपीए कानून जो है वो 1967 में बनाया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन का सर अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 जो है उसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं। जैसे सेडिशन था पहले, उसी को सर सेडिशन को ही हमने थोड़ा उसका एडवांस वर्जन करके टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको लाया था। एक्चुअल में सर इनिशियली इसका ऑब्जेक्टिव था अनलॉफुल एक्टिविटी को कर्व करना, बट 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू इसमें टेरर एक्टिविटी को भी इंक्लूडेड किया गया। तो ये आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है सर। डिटेंशन दो टाइप के होते हैं, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन, और यूएपी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही आप एक्सटेंशन। 19 बता रहे हैं सर मैं 19 इसलिए बोला था क्योंकि वहां जो 19 में रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, तो आर्टिकल 19(2) में, तो उसमें सर ये मेंशन किया हुआ है दैट 19(2) में सेडिशन है। सेडिशन नहीं है सर, सेडिशन तो आईपीसी सेक्शन 124A में दिया हुआ है, मेंशन है। तो फिर आप क्योंकि बता रहे थे 19(2) में सेडिशन। सर 92 में सेडिशन नहीं, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है। तो इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस को सर अगर हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूएपीए को अप्लाई किया जाता है जनरली। तो मुझे लगता ऐसा किया गया है क्या? सर जहां तक यूएपीए में है अनलॉफुल एक्टिविटी क्योंकि क्लियरली डिफाइन नहीं है सर, तो जनरली हम यूएपीए को एक बार इसको देखिएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब दूसरा मुझे ये बताइए कि रिजर्वेशन को लेकर के अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उससे कुछ नया डिस्कोर्स जो है वो सामने आ गया है, आपका क्या कहना है? सर अगर आप प्लीज उस डिसीजन को आप बताओगे तो सर मैं उस अकॉर्डिंग जो है सो ओपिनियन रख पाऊँ। अभी जनवरी में आया है सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द जजमेंट सर। जनवरी के डिसीजन के बारे में सर, नहीं मैं जानते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति यदि रिजर्वेशन का अगर बेनिफिट ले लेता है Yes, sir. तो उसको रिजर्व कैटेगरी में ही माना जाएगा, उसको अनरिजर्व कैटेगरी का नहीं माना जाएगा। अवेयर नहीं है इसको। नहीं सर, मैं अवेयर। ठीक, ये यूजीसी को लेकर के अभी बात चल रही है। यस सर। हाँ, क्या है ये? सर अभी सरकार ने एक यूजीसी ने एक रेगुलेशन लाया है, यूजीसी एक रेगुलेशन लेके आई है 2026 में। इसमें उन्होंने बोला है दैट देयर विल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन एवरी यूनिवर्सिटी, और जिसमें सर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन एक इक्विटी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जिसमें जिसमें SC ST के जो है मेंबर्स होंगे, OBC के मेंबर्स होंगे, वुमेन होंगे, EWS सेक्शंस के मेंबर्स होंगे, 2 सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होंगे। इनको लेके एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी जो सारे डिस्क्रिमिनेशन के केसेस जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के अगेंस्ट में उनको इन्वेस्टिगेट। विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि सर विरोध होने का एक सर सबसे बड़ा रीजन है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। पहले ही सर ये एज्यूम कर लिया गया है दैट जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं दे विल बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट पीपल और शेड्यूल ट्राइब पीपल और OBC पीपल। तो सर एक सबसे बड़ा इस चीज को लेके चैलेंज आया है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। दूसरा सर रिप्रेजेंटेशन जो है इक्विटी कमेटी में, वहां पे क्लियरली मेंशन नहीं है दैट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स विल आल्सो बी। सिविल सोसाइटी के लोग आ सकते हैं, उसमें तो आ ही सकते हैं। यस सर, देयर इज अ चांस, देयर इज अ डेफिनेट चांस। गवर्नमेंट का स्टैंड भी सर यही है कि जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन होंगे वहाँ के दैट दे कैन बी फ्रॉम जनरल कैटेगरी। बट सर इसको लेके बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बहुत लोग ड्यू टू सम लैक ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो लोग जो है इसको लेके इशू बना रहे हैं सर। मुझे ठीक है, आप एथिक्स पढ़ाते थे अन अकेडमी में? यस सर। मुझे ये बताइए कि ऑनेस्टी क्या रिलेटिव टर्म है या एब्सोल्यूट है? सर मेरे अकॉर्डिंग ये रिलेटिव टर्म है। क्यों? क्योंकि सर जहाँ तक मुझे मेरी समझ है ऑनेस्टी को लेके, जिसमें से अगर इफ यू अलाउ मी आई कैन एक्सप्लेन इट थ्रू एग्जांपल आल्सो। हाँ ठीक है, sure. सर जैसे अब इफ समवन स्टील समथिंग, किसी ने कुछ चोरी की है, देन इफ ही कन्फेस कि हाँ मैंने चोरी की है, इट इज ऑल्सो एक्ट ऑफ ऑनेस्टी कि उसने कोई चीज चोरी की है, दैट इज अनएथिकल एक्ट। बट अगर वो एडमिट कर लेता है दैट हाँ मैंने चोरी की है, इट्स ऑल्सो एक्ट ऑफ ऑनेस्टी। और सर ऑनेस्टी ऐसी भी है, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आप ट्रुथ बोल रहे हो, अगर कंसिस्टेंटली आपने ट्रुथ बोला है तो उसको भी सर हम ऑनेस्ट बिहेवियर के रूप में क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन सर,
बिहार के महिला मंत्री का नाम बता दीजिए, किसी महिला, किसी कोई भी महिला मंत्री। सर 3 है, 3 में किसी का बता दीजिए। मैं ध्यान में नहीं ला पा रहा हूँ सर अभी। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप पूरा देख लीजिएगा। डेफिनेटली समझ सभी मिनिस्टर को, यहाँ का भी और यूनियन कैबिनेट का भी आप देख लीजिएगा, अच्छा है। और इसमें कुछ बहुत विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, तब आपकी सफलता के मापदंड को इंगित कर रहा है, इसलिए गो अहेड और जाकर के बढ़िया से इंटरव्यू कर दीजिए। सर एक चीज़ मुझे मेरे साइड से क्वेरी है सर, मैं 2020 में असिस्टेंट कमांडेंट रिकमेंडेड हूँ। अच्छा। बट सर मैंने सर्विस ज्वाइन नहीं करी थी टू सर्टेन मेडिकल रीजंस। तो सर क्या मुझे वो मेंशन करना मेरे लिए सही रहेगा? दैट छोड़ दीजिए, ज्वाइन ही नहीं किया, ज्वाइन ही जब आप नहीं किए तो सिलेक्ट हुए, ज्वाइन नहीं किए तो कोई इशू नहीं है इसके लिए। हाँ, ज्वाइन करके छोड़ देते तो अलग इशू हो जाता, लेकिन जब आपने ज्वाइन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, बहुत से सर्विसेज सिलेक्ट होते हैं, नहीं ज्वाइन करते हैं, उनका अपना चॉइस होता है। डोंट वरी, तो बढ़िया है, विश यू ऑल द बेस्ट। वैसे ये पेपर्स वहाँ रहेंगे नहीं, हाँ, कुछ नहीं रहेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे आपने खुद क्वेश्चन को इनवाइट किया कि आप जो लीगल इशू होता है उसको देखते हैं कोर्ट का, तो इस कारण आपसे जो है ना रिजर्वेशन का पूछा गया और यूजीसी का पूछा गया, अरावली पूछा गया, ये क्योंकि आपने इनवाइट किया। यस सर। मतलब जितना कम शब्दों में आंसर दीजिए उतना बढ़िया ठीक है ना। डेफिनेटली। क्या है कि हर कैंडिडेट को उसके पास जो भी अपना व्यक्तित्व की छटा है, ज्ञान का भंडार है, जितने पूछे जाए उतना ही बोलना चाहिए। कभी कभी विद्वता का संबोधन हानिप्रद हो जाता है, कुछ कैंडिडेट ऐसा करते हैं, वो रिस्क जोन में चले जाते हैं। और एक बार ऑनेस्टी का भी जाके देखिएगा, ऑनेस्टी ठीक है, एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मेडिकल का कोई इशू आ गया तो उस स्थिति में हम देख सकते कि पेशेंट को हम सब बात नहीं बताया, उसके जान को खतरा है। यस। लेकिन जो एग्जांपल आपने दिया है उस पर थोड़ा सा एक बार मुझे लगता है कि कंसीडर। ठीक है सर, मैं आई विल डेफिनेटली। ठीक है ना, अदरवाइज आपके पर्सनालिटी में कोई डाउट नहीं है, एक्सीलेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिव आउटलुक है, आपका एक्सप्रेशन है जबरदस्त, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर के सर, हर चीज आपका बहुत शानदार। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सिलेक्शन तो पक्का ही समझिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट।